फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स सुश्रुत संहिता पार्ट 15। दोस्तों, इससे पहले के एपिसोड में हमने पढ़ा था सर्पों के बारे में, विष के बारे में, सर्प के कितने प्रकार हैं, सर्पदंष्ट्रा के कितने प्रकार हैं, या पशु पक्षियों पर विष का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लक्षण होते हैं उनके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सर्प भीरु होते हैं, वारी विप्रहत, नकुल, अकुलित, ठीक है, और वृद्ध होते हैं, भीरु हैं, वृद्ध हैं, या मुक्त त्वची सर्प जिन्होंने अपनी जो केंचुल होती है वो छोड़ दी होती है, ठीक है, उनका जो विष है वो अल्प विषाक्त होता है। आप बस इतना याद रखिए, भीरु, वृद्ध, मुक्त त्वचा सर्प का विष अल्प विषाक्त होता है। नेक्स्ट इज, जो सर्प का विष है उसका कंपैरिजन किया हुआ है। सर्प विष अग्नि और तलवार के समान घातक होता है। यहाँ अग्नि के लिए वर्ड यूज़ किया है निशित, एंड तलवार के लिए निस्त्रंस, ठीक है, निशित निस्त्रंस के समान घातक होता है सर्प विष। आचूषण, छेदन, दहन सभी सर्प विषों में करते हैं, ठीक है। आचूषण, ठीक है, जो सक्शनिंग होती है, या फिर छेदन या फिर दहन सभी में करते हैं, एक्सेप्ट मंडलीन सर्प में दहन का निषेध है। हमने पहले देखा था कि जो मंडली सर्प होते हैं उसमें पित्त दोष प्रधान होता है, तो इसलिए उसमें दहन कर्म नहीं करना चाहिए। सर्पदंश की श्रेष्ठ चिकित्सा रक्त मोक्षण बताई गई है। मंत्र चिकित्सक हेतु निषिद्ध वस्तुएं, जो मंत्र चिकित्सा अगर कर रहे हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। मांस, स्त्री सेवन, मधु। यहाँ पे मधु का मतलब शहद नहीं है, यहाँ पे मधु का मतलब मध है, ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें मध और विष के जो गुण हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, सारे पॉइंट सेम है, बट एक पॉइंट एक्सेप्शन में आता है कि मध जो है वो अम्ल रसयुक्त होता है और विष है वो अव्यक्त रस होता है विष का। ये मैंने आपको लास्ट बताया था लास्ट वीडियो में। तो मध का अम्ल रस है, विष का अव्यक्त रस, बाकी सारे पॉइंट सेम है। तो समान समान गुण से विष का प्रभाव और बढ़ सकता है, तो उसमें मंत्र चिकित्सा भी फिर प्रभावित नहीं रहेगी। तो इसीलिए मंत्र चिकित्सा के दौरान मधु यानी मध, मांस एंड स्त्री का सेवन निषेध है। सर्पदंश में जो अगध होते हैं, अगध का मतलब क्या होता है, जो एंटीडॉट्स होते हैं जो हम सर्पदंश की चिकित्सा के लिए यूज़ करते हैं उसको अगध बोलते हैं। सर्पदंशों में अगध के अभाव में, अगर अगध नहीं है तो वल्मीक मृतिका को दूध, मधु और घृत में मिलाकर पान कराना चाहिए। वल्मीक मृतिका लिखा है यहाँ पे, बट इट्स एक्चुअली कृष्ण वल्मीक मृतिका। काली बाम्बी की मिट्टी जो होती है, काली बाम्बी की मिट्टी को दूध में, शहद में, घृत में घोलकर पिलाना चाहिए। इसके बाद है कि सर्पदंश में निषेध क्या है। सर्पदंश में निषेध है तेल, कुल्थी, यूष, मद और कांजी, ठीक है, एंड घृत निषेध नहीं है। घृत को हम अनुपान के रूप में लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगधों के अभाव में घृत में मिलाकर, दूध में मिलाकर, मधु में मिलाकर काली बाम्बी की मिट्टी को पिलाना चाहिए। तो हम सर्पदंश की चिकित्सा में घृत दे सकते हैं, लेकिन तेल, कुल्थी, यूष, मद और कांजी का सेवन निषेध है। नेक्स्ट इज, अगर प्रेगनेंसी में मतलब गर्भिणी में और बालक में सर्पदंश होने पर भी सिरावेद निषिद्ध बताया गया है, ठीक है, उनमें सर्पदंश हुआ लेकिन सिरावेद नहीं करना है उसमें। संज्ञाहीन की चिकित्सा कैसे करते हैं। संज्ञाहीन की चिकित्सा प्रधमन चूर्ण, ठीक है, प्रधमन चूर्ण से, मतलब ये इट्स अ टाइप ऑफ शिरोविरेचन, तो इसमें शिरोविरेचन प्रधमन चूर्ण से सिर पर ताड़न कर्म करना चाहिए और काकपत चीरा लगाना चाहिए। इससे अनकॉन्शियस बंदा कॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नष्ट संज्ञा सदृश चिकित्सा योग्य अन्य अवस्थाएं। अन्य अवस्थाएं ये पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट आइए, इसमें जो सड़ा हुआ मांस होता है, मतलब पूती मांस, सड़े मांस को हम वर्ड आप नोट कर लीजिए, पूती मांस बोला गया है संहिता में। तो पूती मांस वाले जो व्रण होते हैं इसका निर्माण होता है कौन से
मतलब कि किसके काटने से पूती व्रण या सड़े वाले मांस का व्रण का निर्माण होता है? विषाक्त बाणों से, पॉइजनस जो तीर कमान से तीर मारते हैं, मकड़ी के काटने से, इसमें पूती मांस या फिर सड़े मांस वाले व्रण का निर्माण होता है। विषाक्त बाण और मकड़ी के काटने से। वंशत्वगादि अगध निर्दिष्ट है। वंशत्वगादि अगध किस में हम यूज़ करते हैं? लूता विष चिकित्सा में। लूता मतलब मकड़ी। वंशत्वगादि अगध इन लूता विष चिकित्सा। वैसे इसमें लूता विष लिखा है बट इसमें चूहे को मूषक वर्ड यूज़ किया गया है एंड सांप, इसके लिए भी वंशत्वगादि अगध का निर्देश है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि उंदूर में किसका निर्देश है? उंदूर का दूसरा सिनोनिम है चूहा। चूहे को उंदूर कहा गया है एंड सांप को पन्नग कहा गया है। तो वर्ड्स रख के पूछ सकते हैं कि इसमें कौन से अगध का निर्देश है। तो आपका आंसर होगा वंशत्वगादि अगध का। एक शरण अगध विष चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। एक शरण अगध सभी अगधों का राजा है। महासुगंधि अगध, महासुगंधी अगध सभी अगधों का राजा माना गया है क्योंकि इसमें घटक कितने होते हैं? 85। मूषक विष का प्रभाव शीत में, मतलब जो चूहे का विष है वो सर्दी में, शीत में एंड मेघाच्छन्न होने पर बढ़ जाता है। ठीक है, बादल होने पर और शीत में। नेक्स्ट इज अलर्क विष, मतलब कुत्ते काटने से जो विष फैलता है। ठीक है, अलर्क विष। तो इसकी चिकित्सा कैसे की जानी चाहिए? इसकी चिकित्सा में अपूप चिकित्सा, धतूर प्रयोग, विरेचन और पुराण घृत का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, धतूरे का प्रयोग, विरेचन, पुराण घृत का प्रयोग, अपूप चिकित्सा। अच्छा, इसमें आपको संहिता में जो वर्ड श्लोक दिया हुआ है वो रख के भी पूछ सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। श्लोक का मैं आपको पहले श्लोक बता देती हूँ, उसके बाद उसका मतलब बताती हूँ। तस्मात् प्रकुप्येत आशु स्वयं यावत् प्रकुप्यति, मतलब इससे पहले कि जो अलर्क विष के लक्षण हैं वो स्वयं प्रकोपित हो जाए, हमें उसको खुद प्रकोपित करके उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो स्वयं प्रकोपित हो गए तो असाध्य हो जाएंगे। इसलिए हमें उसको खुद प्रकोपित करके उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तस्मात् प्रकोपित आशु स्वयं यावत् प्रकुप्यति, ये अलर्क विष के लिए कहा गया है। मशक, मक्षिका, मक्खी वगैरह के काटने से, पिपीलिका के काटने से काली बाम्बी की मिट्टी का लेप करना चाहिए। लूता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लूता की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के स्वेद से हुई है। ऋषि वशिष्ठ जो भगवान राम के गुरु माने जाते हैं, उनके स्वेद से हुई है। लूता विष की एकल औषध श्लेष्मातक त्वक एवं अक्षीव पिपली, ये दो हैं जो लूता विष की एकल औषध मानी जाती हैं। श्लेष्मातक त्वक एवं अक्षीव पिपली। श्लेष्मातक अक्षीव, श्लेष्मातक अक्षीव ऐसे याद कर सकते हैं। असाध्य लूता विष में दाह कर्म और छेदन कर्म नहीं करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज, यहाँ से आपका सुश्रुत कल्प स्थान 8वां अध्याय स्टार्ट हो जाता है। कीट, कुल कीट की संख्या कितनी है? 167। इसमें आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर सकते हैं कि कीट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, VPKS। वात 18 प्रकार के, पित्त 24, कफ 13, सन्निपातज 12, तो टोटल 167 हो गए। एंड नेक्स्ट इज सुश्रुत चिकित्सा स्थान स्टार्ट हो जाता है। इसमें हम व्रण के बारे में पढ़ेंगे। व्रण के भेद कितने होते हैं? व्रण के भेद होते हैं 2, निज अगंतुज, और सभी आचार्यों ने व्रण के भेद 2 ही बताए हैं, निज एंड अगंतुज। अगंतुज मतलब कि जो आउटर ट्रॉमा से होता है, चोट लगने से जो व्रण होता है। अगर 1 सप्ताह पश्चात जो अगंतुज व्रण है वो निज व्रण में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, 1 वीक। अगंतुज व्रण की चिकित्सा, अगंतुज व्रण की जो, अच्छा इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आचार्य चरक ने जो द्विवर्णीय अध्याय है, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं व्रणों के बारे में, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द्विवर्णीय अध्याय, जो कि आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान 1 में दिया है
वहीं पर आचार्य चरक ने द्विवर्णीय अध्याय चरक चिकित्सा 45 में इसका वर्णन किया हुआ है। चरक चिकित्सा 25 में इसका वर्णन है। एंड सुश्रुत आचार्य ने चिकित्सा 1 में इसका वर्णन दिया हुआ है द्विवर्णीय अध्याय, एंड चरक चिकित्सा 25 में द्विवर्णीय अध्याय के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट है कि जो द्विवर्णीय अध्याय है इसमें आगे चलते हैं। आगंतुक व्रण की जो चिकित्सा है, शीतल उपक्रम मधु घृत का व्रण मुख पर लेप करना चाहिए। 7 दिन पश्चात निज व्रण की चिकित्सा करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। शीतल उपक्रम मधु और घृत का व्रण मुख पर लेप करना चाहिए और 7 दिन पश्चात निज व्रण की चिकित्सा करनी चाहिए। मधु को संध धाती भी बोला है क्योंकि जोड़ने का काम करता है, इसीलिए आप देखेंगे कि लेप में मधु का प्रयोग काफ़ी जगह पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है कि जो पैतिक व्रण है, पैतिक व्रण के लक्षण क्या हैं? किंशुक, ओदक, उष्ण स्रावी। किंशुक किसे बोलते हैं? किंशुक बोलते हैं पलाश को। तो पलाश के पुष्प जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि पलाश के पुष्प का कलर कौन सा है? दैट इज़ रेड। तो किंशुक, ओदक, तो जो किंशुक जैसे पलाश है उसके आभा के समान जो उष्ण गर्म स्राव होता है, मतलब रेडिश कलर का उष्ण स्राव होता है, तो हमें डायग्नोस कर लेना चाहिए कि ये पैतिक व्रण का लक्षण है। ठीक है। एंड लेकिन किंशुक, ओदक, संकाशम स्राव, ये भी नोट कर लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है कि किंशुक, ओदक जैसे स्राव और कौन सी कंडीशंस में होता है? एक तो पुत्री के जन्म पर होता है, ठीक है, योनि से किंशुक, ओदक, संकाश स्राव हो तो पुत्री के जन्म होता है, ये इंडिकेशन है। और मेल चाइल्ड के जन्म के टाइम तंत्री वर्णी स्राव होता है। तंत्री हम गिलोय को कहते हैं, गिलोय के वर्ण के जैसा स्राव होता है। और एक पॉइंट और है, किंशुक, ओदक, संकाश जो स्राव होता है वो और कौन सी कंडीशन में होता है? वातिक प्रदर में। ठीक है, किंशुक, ओदक स्राव पैतिज व्रण में, वातिज प्रदर में, एंड फीमेल चाइल्ड के बर्थ के टाइम, एंड मेल चाइल्ड के बर्थ के टाइम तंत्री वर्णी स्राव होता है गिलोय के जैसे। अच्छा, अगर हम द्रव्य की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने द्रव्य का वर्गीकरण कहाँ पे किया है? आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 38 में द्रव्य का वर्गीकरण किया है, एंड उसमें 37 गण बताए हैं। ठीक है, 38वें अध्याय में सूत्र स्थान में द्रव्य का वर्गीकरण किया है जिसमें 37 गण बताए हैं। नेक्स्ट इज जो व्रण शोफ है उसकी चिकित्सा कैसे करते हैं? व्रण शोफ की चिकित्सा हम अपतर्पण से लेकर विरेचन तक के व्रण चिकित्सा के 11 उपक्रमों से करते हैं, अपतर्पण से विरेचन तक। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लीजिए, इसमें ये मेंशन नहीं किया हुआ जबकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्रण के उपक्रम कितने हैं? व्रण के उपक्रम आचार्य सुश्रुत ने 60 बताए हैं, एंड आचार्य चरक ने 36 बताए हैं। ठीक है, जो आचार्य सुश्रुत के 60 व्रण के उपक्रम हैं उसमें फर्स्ट उपक्रम का क्या नाम है? अपतर्पण, एंड लास्ट वाले अंतिम उपक्रम का नाम है रक्षा विधान। अपतर्पण, रक्षा विधान। एंड आचार्य चरक का जो फर्स्ट उपक्रम है शोफखंड, एंड लास्ट इज लोमहरण। शोफखंड, लोमहरण। एंड व्रण शोफ की चिकित्सा में अपतर्पण से लेकर विरेचन तक के व्रण चिकित्सा को मेंशन करा है जो कि 11 उपक्रम हैं। बट अगर हम देखें अपतर्पण से लेकर विरेचन तक काउंट करके देखें तो 12 उपक्रम बनते हैं, इसीलिए विरेचन जो है आप सोचेंगे कि 11वें स्थान पर आता है, विरेचन का 12वां नंबर है, 12वें स्थान पर विरेचन उपक्रम आता है। अपतर्पण से लेकर विरेचन तक व्रण चिकित्सा के जो उपक्रम हैं वो हम व्रण शोफ की चिकित्सा में करेंगे। एंड व्रण की चिकित्सा ये तो हो गया व्रण शोफ, अपतर्पण टू विरेचन। ओनली व्रण की चिकित्सा में शेष व्रण उपक्रमों से हम चिकित्सा करेंगे। जो षष्ठी व्रण उपक्रम है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? जैसे कि जो आचार्य सुश्रुत ने बताया उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? 60 व्रण उपक्रम में यंत्र, आहार, शार, अग्निकर्म, रक्षा विधान, ये मेन बताए हुए हैं। यंत्र, आहार, शार, अग्निकर्म, रक्षा विधान। इसमें और भी आप नोट कर सकते हैं पंचकर्म में, जैसे वमन, विरेचन, वस्ती, शिरो विरेचन, नस्य, धूमपान, विश्रावन,
ये मेन चीज़ें हैं जो 60 उपक्रमों में इंक्लूडेड है। दीर्घकाल अनुबंधी व्रणों में विरेचन का निर्देश है। व्रण का शोधन किससे करते हैं? व्रण का शोधन यहाँ पे आपको बताया है गोविंद पारेख में, आप देखेंगे नींब पत्र और मधु से बताया है, जबकि इसमें जो तिल कल्क है वो भी इंक्लूडेड है। व्रण का शोधन, क्योंकि तिल जो होते हैं ये शोधन रोपण दोनों में काम आते हैं, तो इसीलिए व्रण का जो शोधन होता है वो तिल कल्क में मधु और नीम के पत्ते मिक्स करके शोधन करना है। एंड व्रण का जो रोपण है वो तिल कल्क में मधु और नीम के पत्ते से इसका रोपण करना है। प्लस इसमें एक्स्ट्रा है कि घृत भी ऐड करना है। ठीक है, व्रण का शोधन, रोपण, नींबू पत्र, मधु, तिलकल्क एंड रोपण में आप घृत भी ऐड करेंगे। इसमें मेंशन नहीं करा हुआ घृत, आप लिख सकते हैं। कृष्ण कर्म किससे करते हैं? मतलब कि अगर जहाँ पे वूंड है वो एरिया बहुत ज़्यादा वाइटिश हो गया है, स्किन कलर का नहीं है, तो उसको कृष्ण कर्म अगर करना है, ब्लैकिश टोन में करना है, तो किससे करेंगे? भल्लातक से। ठीक है, एंड भल्लातक के अलावा आप नोट कर लीजिए जो ग्राम्य या फिर अनूप पशु होते हैं उनके जो खुर होते हैं पैर, उसको जला के उसकी जो सूक्ष्म चूर्ण बना के उससे भी कृष्ण कर्म करते हैं। ग्राम्य, अनूप, शफान, दावा, सूक्ष्म चूर्ण। पांडुकर्म किससे करते हैं? पांडुकर्म हम रोहिणी फल से करते हैं। रोहिणी मतलब इट्स अ टाइप ऑफ हरितकी। रोहिणी, इसमें रोहिणी फल लिखा हुआ है और साथ में हरितकी दिया हुआ है, बट एक्चुअली जो संहिता में मेंशन है वो है रोहिणी फल प्लस बकरी का दूध, उसमें मिलाकर 7 रात्रि तक हम पांडुकर्म करते हैं। रोम संजनन कर्म, अगर जैसे कोई वूंड मतलब वूंड है उसमें रोम आ नहीं रहे हैं, उस एरिया में बाल नहीं आ रहे हैं, तो हम हस्ती दंत मसी प्लस रसौंत मतलब रसांजन से रोम संजनन कर्म करेंगे। रोम अपहरण कर्म, जैसे कि बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं उसको रिमूव करने के लिए, फेशियल हेयर्स जैसे रिमूव करने के लिए क्या हम कर्म करेंगे? किससे करेंगे? शंख, हड़ताल या थूहर प्लस भल्लातक। शंख प्लस हड़ताल या थूहर प्लस भल्लातक, इसके मिक्सचर से हम रोम अपहरण कर्म करते हैं। व्रण में मधु सर्पी का प्रयोग निर्दिष्ट है। ठीक है, मधु सर्पी का प्रयोग निर्दिष्ट है क्योंकि ये संधानार्थ है, संधान करता है, और शत ऊष्मणा निग्रहार्थ है। ठीक है, वहाँ की जो मतलब रेडिशनेस है या फिर वहाँ पे जो टेम्परेचर, लोकल टेम्परेचर हाई है, शत ऊष्मणा, उसको ठीक करता है एंड संधान का कार्य करता है मधु सर्पी, घी और मधु। ठीक है, इसके साथ ही मधु सर्पी हम और कहाँ यूज़ करते हैं आप नोट कर लीजिए। सम्यक अग्नि दग्ध होने पर और आगंतुक संधान के लिए। ठीक है, आगंतुक जो आउटर ट्रॉमा हुआ है, आगंतुक संधान के लिए, और सम्यक अग्निदग्ध में मधु और सर्पी का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है कि जो व्रण है इसके भेद, मूल के हिसाब से व्रण जो है अकॉर्डिंग टू मूल व्रण 6 माने गए हैं। वातज, पैतिक, श्लेष्म, सन्निपातज, रक्तज, अगंतुज। परिग्रह के हिसाब से, परिग्रह मतलब कि अधिष्ठान के हिसाब से व्रण जो है वो 8 माने गए हैं। त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ, मर्म। जहाँ आचार्य सुश्रुत ने व्रण के 8 अधिष्ठान माने हैं, वहीं पे आचार्य चरक ने द्विवर्णीय अध्याय 25 में व्रण के अधिष्ठान जो हैं वो 8 माने हैं। दोनों के सेम हैं, बट एक ही डिफरेंस है कि आचार्य चरक ने संधि के स्थान पर मेद माना है व्रण का अधिष्ठान। ठीक है, संधि, स से संधि, आचार्य सुश्रुत ने संधि माना है और अधिष्ठानों के साथ, एंड आचार्य चरक ने संधि के स्थान पर मेद माना है। तो अधिष्ठान कितने हुए? त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ व मर्म। आचार्य चरक ने संधि के स्थान पर मेद माना है। लक्षण के आधार पर 5 होते हैं: वेदना, गंध, वर्ण, स्राव, आकृति। वेदना, गंध, वर्ण, स्राव, आकृति। एंड इसके विधान कितने हैं व्रण के? विधान कह लो या उपक्रम कह लो, एक ही बात है, तो 60 विधान हैं। व्रण के उपद्रव है 5, एंड व्रणी के उपद्रव कितने हैं? मतलब पेशेंट, व्रणी के उपद्रव हैं 10। ठीक है,
10 उपद्रव आप नोट कर लीजिए। ज्वर, अतिसार, मतलब जैसे अगर व्रण में इन्फेक्शन हो गया, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं की तो ज्वर भी हो सकता है, मतलब फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशन, ठीक है। एंड ज़्यादा अगर इस कंडीशन में भी ट्रीटमेंट प्रॉपर ना दिया जाए तो सेप्टिसीमिया की स्टेज भी आ सकती है, जिसमें श्वास कास की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, मूर्छा हो सकती है। तो इसमें 10 उपद्रव हैं व्रणी के: ज्वर, अतिसार, छर्दी, श्वास, कास, हिक्का, अरुचि, अविपाक, मूर्छा, तृष्णा। जहाँ आचार्य सुश्रुत ने व्रणी के उपद्रव 10 बताए हैं, वहीं आचार्य चरक ने चिकित्सा 25 में व्रणी के उपद्रव 16 बताए हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 16 में से अगर आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट बता रही हूँ आपको, जो 16 उपद्रव है आचार्य चरक ने बताए हैं उसमें उन्माद भी बताया है व्रणी का उपद्रव। तो क्वेश्चन ये रख के पूछते हैं कि उन्माद, अपस्मार, पक्षाघात, अपतानक, इन सब में से आचार्य चरक ने व्रणी का उपद्रव कौन सा बताया है? तो आप बताएंगे उन्माद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एंड अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे जो अष्टविध शस्त्र कर्म है वो आचार्य सुश्रुत के 60 व्रण उपकरण में ही सम्मिलित हैं। एंड षड्विध शस्त्र कर्म जो हैं, पाटन, छेदन, लेखन, वेदन वगैरह, सीवन, ये आचार्य चरक के 36 उपक्रम में ही सम्मिलित हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको वीडियोस का, क्लासेस का, लेक्चर्स का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट से सुश्रुत चिकित्सा अध्याय नंबर 2 से, तो सदैव व्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक आप इसको बार बार सुनिए, बार बार रिवीजन करिए ताकि आपको याद हो जाए। एंड जल्दी हम एक रिवीजन क्लास भी निकालेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।